आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान फायरिंग करने वाले सरफराज और तालीम का एनकाउंटर हो गया। दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों को बहराइच के जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ बहराइच में हुई हिंसा के केस में सभी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बहराइच में हालात शांत हैं। आज 4 दिन के बाद बहराइच में इंटरनेट सर्विसेज शुरू हुई। उस वक्त का वीडियो आज सामने आ गया जब अब्दुल की छत पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी। वो तस्वीरें भी सामने आ गईं जब अब्दुल हमीद अपने दोनों बेटों सरफराज और तालीम के साथ छत पर खड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरों में तालीम और सरफराज के हाथ में बंदूक है। वो निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। छत पर गोली लगने के बाद रामगोपाल मिश्रा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और आवाज आ रही है, मर गया मर गया। हत्या का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। प्री प्लान्ड साजिश के तहत बर्बर हत्या हुई। इसमें अब्दुल हमीद और उसके बेटे सरफराज, तालीम और मोहम्मद फहीम शामिल हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सब के सब पुलिस की गिरफ्त में है। सबके खिलाफ पुख्ता सबूत है। लेकिन जैसे ही सरफराज और तालीम के एनकाउंटर की खबर आई तो सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहा सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। उनकी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा बांटोगे तो कटोगे ये कोई नारा नहीं, कोड वर्ड है और उसका क्या मतलब है ये सबको दिखाई दे रहा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा जनता को डराने के लिए इस तरह के नकली एनकाउंटर हो रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा एक तरफा एक्शन क्यों हो रहा है। जिन लोगों ने दंगा किया उनका एनकाउंटर कब होगा। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती ने सरफराज और तालीम को बेकसूर बता दिया। उन्होंने कहा अगर कोई इस्लामिक झंडा उतारकर भगवा लहराएगा तो गोली नहीं चलेगी तो क्या फूल बरसेंगे। लेकिन सरवर चिश्ती ने यह नहीं बताया कि पुलिस पर हमला करने वाले हत्यारों पर क्या पुलिस अफसरों को फूल बरसाने चाहिए, उन्हें माला पहनानी चाहिए। आज जब विरोधी दलों के तमाम नेताओं ने सरफराज और तालीम के एनकाउंटर को फर्जी बताया लेकिन रामगोपाल की हत्या पर खामोश रहे तो हैरानी हुई। ये वही लोग हैं जो किसी धार्मिक यात्रा में हिंसा हो जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ने में देरी करे तो पुलिस पर सवाल उठाते हैं, उसे नाकाम कहते हैं। अगर पुलिस दंगाइयों पर सख्ती करे तो पुलिस पर नाइंसाफी का आरोप लगाते हैं। और अगर पुलिस सरेआम हत्या करने वाले हत्यारों को गोली मारे तो एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं। आखिर इन नेताओं की, इन पार्टियों की मजबूरी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आज बहराइच में क्या हुआ। आज दोपहर अचानक खबर आई कि बहराइच से 35 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर के पास यूपी पुलिस ने 2 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी सरफराज और तालीम को गोली लगी। जो लोग आज एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो या फिर मूर्ति विसर्जन का जुलूस, ये सब मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरते हैं तब हंगामा होता है। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, पथराव हो रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि जब 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन की यात्रा पर पथराव हुआ उसी वक्त देवरिया में भी मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर चाकूबाजी की गई। दरअसल देवरिया के मझौली कस्बे में दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। जुलूस में श्रद्धालु भजनों पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान मुस्लिम समाज के कुछ युवक जुलूस में आए और वो भी नाचने लगे। जब उन्हें वहां से जाने को कहा गया तो विवाद शुरू हुआ और इसी दौरान 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। इससे नाराज हिंदुओं ने प्रतिमा को सड़क पर रखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना शुरू कर दिया। आज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने माना कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के केस में भारत के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं उसके कोई सबूत उनकी सरकार ने भारत के साथ शेयर नहीं किए हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा की संसद के फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने पेश हुए थे।
उन्होंने भारत के साथ खराब होते रिश्तों, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और इस मामले की जांच को लेकर अपनी सरकार का पक्ष कमीशन के सामने रखा। कमीशन के सामने पेशी के दौरान ट्रूडो ने कहा, जब उन्होंने पिछले साल भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, तब तक उनके पास केवल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। ट्रूडो ने कहा कि सितंबर में सार्वजनिक बयानबाजी के बावजूद उनकी सरकार भारत को कोई ठोस सबूत नहीं दे सकी। जस्टिन ट्रूडो ने कमीशन को बताया कि G20 समिट के लिए जब वो भारत गए तो उन्होंने मामले की जांच के लिए भारत की एजेंसीज का सहयोग मांगा, लेकिन जब भारत सरकार आरोपों के सबूत मांग रही थी तो उनकी सरकार कोई सबूत नहीं दे पाई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इल्जाम लगाया था। सरकार के पास कोई एविडेंस थे ही नहीं। हरियाणा में आज नई सरकार का गठन हो गया। बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी और नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आज नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली। समारोह में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सहयोगियों को भी बुलाया था। शपथ ग्रहण समारोह में चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, जेडीयू की तरफ से संजय झा भी पहुंचे थे। जिन 13 मंत्रियों ने आज शपथ ली, उनकी सूची देखकर लगता है कि बीजेपी ने सारे कास्ट कॉम्बिनेशन साधने की कोशिश की। उन तबकों का खास ख्याल रखा गया जिनसे बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 5 मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। जाट, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट से 2 मंत्री बनाए गए हैं। पंजाबी समुदाय के अनिल विज कैबिनेट में वापस लौट आए हैं। वहीं राजपूत और वैश्य कम्युनिटी के मेंबर्स को भी नायब सरकार में जगह मिली है। आज शपथ लेने वालों में अनिल विज, कृष्णलाल पवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, कृष्ण बेदी जैसे जो लोग हैं वो पहले मंत्री रह चुके हैं। राज्य मंत्री बनाए गए रणबीर गंगवा पिछली सरकार के दौरान विधानसभा में डिप्टी स्पीकर थे। नायब सरकार में शामिल नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी के अलावा गौरव गौतम शामिल हैं। आज कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद अनिल विज ने कहा वो 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। मंत्री के तौर पर वो पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा, न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटाना और हाथ में तलवार की जगह संविधान की कॉपी रखने का कोई फायदा नहीं है, यह दिखावा है। कल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की जो मूर्ति रखी गई है, उसकी आंखों पर पहले की तरह काली पट्टी नहीं है। न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह संविधान की कॉपी है। स्टैच्यू में यह बदलाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर किए गए। लेकिन संजय राउत ने कहा कि जिस देश में संविधान की खुलेआम हत्या हो रही हो, वहां न्याय की देवी के हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ाने का कोई मतलब नहीं है। उनकी आंखों से पट्टी हटाने का कोई फायदा नहीं होगा। संजय राउत ने कहा कि न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव RSS का एजेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पूरे जोर शोर से यह बात पहुंचाई कि बीजेपी की सरकार में संविधान खतरे में है और उसका असर भी हुआ। इसीलिए अब बीजेपी उसे काउंटर करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा करवा रही है। न्याय देवता के हाथ से तलवार निकाल दिया और संविधान दिया, उससे क्या करने वाले आप लोग? संविधान को तो आप खत्म कर रहे हो। आंख पर की पट्टी खोल दी तो आप खुले आंख से भ्रष्टाचार देखते रहो और संविधान की हत्या देखते रहो। और उसका अनुभव हमने लिया है, हमारी पार्टी ने लिया है, शरद पवार साहब ने लिया है। एक संविधान के खिलाफ बनी हुई सरकार महाराष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय ने आंख पर पट्टी बांधकर ये सरकार चलाई। 2 साल तक तारीख पे तारीख निर्णय नहीं दिया। ऐसे बहुत से निर्णय हैं जो संविधान के हिसाब से होने चाहिए थे। संविधान की हत्या तो इस देश में दर दिन होती है। अब न्याय देवता के
हाथ में आप संविधान की किताब देकर आप आरएसएस का एजेंडा चला रहे हो, क्योंकि उनको एक प्रचार करना है। ये प्रचार है, ये प्रोपेगेंडा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में का जो नारा गूंजा और घर घर तक गया, तो ये जो आप किसी ने निर्णय लिया है, ये बीजेपी का और आरएसएस का प्रचार करने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है।